डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहें उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। तो जैसे देखिए, हम लोग जो है बेस जो है हम क्या मान चल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक को, एनसीईआरटी बुक और जो यूपी बोर्ड सरकारी बुक है उसको लेकर चलेंगे। उसके साथ साथ जो है मैं प्राइवेट जो बुक स्टैंडर्ड बुक है मनोहर रे की, ये तीनों बुक हम पढ़ाएंगे। उसके अलावा और जो बुक आप लोग पढ़ रहे हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कंटेंट भेजिए, उसका हम सोल्यूशन जो है ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आइए जैसे हम लोग देखते हैं, अपनी बुक सब मिला लीजिए। जैसे देखिए, ये एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास होगी, ये वाली बुक आप पास होगी। मैं पिछली क्लास में बताया था, ये वाली बुक आप लोगों के पास होगी। अगर नहीं है तो ये बुक आप लोग खरीद लीजिए। ये एनसीईआरटी बुक है। और उसी तरह जैसे ये यूपी बोर्ड बुक है, यूपी बोर्ड बुक एनसीईआरटी बुक दोनों बुक सेम है। आप दोनों बुक जो है, दोनों बुक में से एक बुक चाहे जो बुक एक ले लीजिए। उसके साथ साथ जो है मैं मनोहर रे की भी बुक, इसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मनोहर रे की भी बुक, ये भी बुक जो है अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो इसका भी हम कंटेंट पढ़ाएंगे। यानी मैं देखता हूँ तमाम ऐसे स्कूल हैं जहाँ प्राइवेट बुकें चलाई जाती हैं, तो प्राइवेट बुक में स्वयं से जो है ये मनोहर एक बुक लेकर चल रहा हूँ। उसके अलावा अगर कोई और प्राइवेट बुक आप लोग पढ़ रहे हो तो उसका कंटेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिए, उसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, दो चरवाहे रैखिक समीकरण, तो उसको जो है हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, दो चरवाहे रैखिक समीकरण, दो चरवाहे रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो है हम लोग पढ़ाए थे। दो चरवाहे रैखिक समीकरण का एक बताने से पहले जो है हम लोग एक चरवाहे रैखिक समीकरण के बारे में समझे थे कि एक चरवाहे रैखिक समीकरण क्या है। उसी तरह जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जो है पिछली क्लास सीखे थे। तो हाँ, इसके भी पहले हम लोग क्या बताए थे, जैसे समीकरण के बारे में बताए थे, समीकरण क्या होता है, समीकरण के बारे में बताया। और उसके बाद फिर क्या बताया, एक चरवाहे रैखिक समीकरण के बारे में बताया, फिर दो चरवाहे रैखिक समीकरण के बारे में बताया। हमें उम्मीद है जो है जो पिछली क्लास हम लोगों ने जो सीखे थे आप लोग जरूर समझ में आया होगा, लेकिन हम थोड़ा बहुत जो है उसको रिवाइज करते हुए फिर आगे हम फिर बढ़ रहे हैं। तो जैसे देखिए, एक चरवाहे रैखिक समीकरण कैसे हम समझेंगे। एक चरवाहे रैखिक समीकरण पहले जान लिया जाए। जैसे देखिए, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले एक चरवाहे रैखिक समीकरण हम लोग जान लेते हैं। एक चरवाला रैखिक, और इसी को रेखी भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। रेखी समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पिछली क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीखे थे, तो हम उसको जो है फिर से पुनः रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन न रह जाए। जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या बताए थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम क्या बताए थे कि ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर प्रयोग किया गया हो और जो चर प्रयोग किया गया हो उसकी मैक्सिमम घात क्या हो, एक हो, तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, एक चरवाला रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए x + 3 = जैसे 8 है, x + 3 = 8 है। इस तरह से अगर समीकरण कोई दिया है तो उसको हम जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे, यानी एक चरवाला रैखिक समीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो समीकरण है इसमें एक चर प्रयोग किया गया है और जो चर प्रयोग किया गया है उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, एक है। अब s की कुछ घात नहीं लिखी गई है ऊपर ना, जैसे s की घात x⁴ या x⁴ 1 सॉरी x⁴ x⁵ इस तरह से नहीं लिखा गया है, कुछ घात नहीं लिखा गया है। कुछ घात नहीं लिखा गया तो हम क्या मान चलेंगे, इसकी घात कितनी है, एक है। यानी जो इस समीकरण में जो वेरिएबल चर प्रयोग किया गया है इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, एक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक चरवाला रैखिक समीकरण। फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर प्रयोग किया गया हो और उस चर की मैक्सिमम पावर क्या हो यानी मैक्सिमम घात क्या हो, एक हो, तो उस समीकरण को क्या कहेंगे, एक चरवाला रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल है ये एक चरवाला रैखिक समीकरण हुआ। उसी तरह जो है अब हम दो चरवाला रैखिक समीकरण भी समझ लेते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक या रेखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस तरह से। तो अब दो चरवाला रैखिक समीकरण हम बताए पिछली क्लास में, इसको लेकिन उसको हम फिर से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें जो है दो चर प्रयोग किए गए हों, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों और वो जो उसमें जो चर प्रयोग किए गए हैं उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए यानी मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो उस समीकरण को क्या कहेंगे, दो चरवाला रैखिक समीकरण। एक बार फिर इसको समझिए, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों और जो उसमें चर प्रयोग किए गए हैं दोनों उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो यानी मैक्सिमम घात कितनी हो, एक हो। तो अगर इस तरह से कोई समीकरण है तो वो समीकरण क्या कहलाता है, दो चरवाला रैखिक समीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल x + y = 4 इस तरह से, x + y = 4। अब ये क्या है, दो चरवाला रैखिक समीकरण। क्यों है, क्योंकि इसमें दो चर प्रयोग किए गए हैं और जो दोनों चर प्रयोग किए गए हैं उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, एक है। जैसे s की घात कुछ नहीं लिखी गई तो एक हम मानेंगे, y कुछ घात नहीं लिखी गई तो हम एक मानेंगे, यानी x और y जो चर प्रयोग किए गए हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, एक है। समझ में आ रहा है। फिर से एक बार इसको देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों और दोनों चरों की जो है मैक्सिमम घात कितनी हो, एक हो, तो वो समीकरण क्या कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब यहाँ देखिए x + y = 4 है। अब इसको देखिए क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, दो चर होना चाहिए। दो चर यहाँ पर है और जो दो चर हैं उनकी घातें क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एक होनी चाहिए। अब x की घात कुछ नहीं लिखेंगे कितनी मानेंगे हम, एक मानेंगे। y घात कुछ नहीं लिखा गया है तो एक होता है, यानी s की मैक्सिमम घात कितनी है, एक है। y की मैक्सिमम घात कितनी, एक है। यानी ये जो समीकरण है क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यानी इस समीकरण में दो चर प्रयोग किए गए हैं और दोनों चरों को मैक्सिमम घातें जो है एक हैं, इसलिए समीकरण क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है।
यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप सबको। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको जो पढ़ना है सिलेबस में, कि यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का सेंस यहाँ पर ये है, जो हमारे सिलेबस में है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का यहाँ सेंस ये है कि इसमें जो दो चर जो प्रयोग किए गए हैं, जैसे एक्स और वाई जो प्रयोग किया गया है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यानी एक्स और वाई का मान हमको निकालना है। वही जो एक्स और वाई मान निकल कर आता है, वही समीकरण क्या होता है, हल होता है, सलूशन होता है। और जो एक्स और वाई का मान निकल कर आएगा, अगर देखेंगे तो उस वैल्यू की समीकरण अगर पुट करेंगे, एक्स पोजीशन पे एक्स वैल्यू पुट करेंगे, वाई पोजीशन पे वाई वैल्यू पुट करेंगे, तो देखेंगे समीकरण जो का बायां पक्ष दाएं पक्ष क्या होगा, समान होगा। यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू निकल कर आती है, इस इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यानी एक्स और वाई जो वैल्यू निकालेंगे, एक्स पोजीशन रखेंगे, वाई पोजीशन रखेंगे, तो समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। और बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान जब होगा तो इसका सेंस क्या है, ये एक्स और वाई जो वैल्यू है वो समीकरण क्या करे, सेटिस्फाई करे, संतुष्ट कर रही है। जब सेटिस्फाई हो रहा है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या है, बैलेंस हो रहा है, संतुलन हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे, एक्स और वाई जो मान निकल के आया है, इस समीकरण क्या है, सलूशन है, यानी समीकरण का हल है। तो यही दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे हल करेंगे, यही हमको सिलेबस पढ़ना है। लेकिन दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सॉल्व करने से पहले प्यारे बच्चे, आप सब क्लास 8th में, क्लास 7th में, क्लास 6 में आप एक चरवाहे रैखिक समीकरण को भी सॉल्व करना सीखा होगा। ये चीज़ आप लोग आती होगी, हमें ऐसा उम्मीद है। लेकिन हम यहाँ पर क्या है कि पिछली वाली जो चीज़ें कुछ हैं, जैसे एक चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूजन होगा और जो यार नहीं सॉल्व कर पाते होंगे, तो उनको मैं देखते हुए मैं चाह रहा हूँ कि पीछे वाली चीज़ें जो हैं कुछ उसको रिवाइज करते हुए मैं आगे बढ़ूँ। तो यहाँ पर हम जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सॉल्व करने से पहले एक चरवाहे रैखिक समीकरण को थोड़ा बहुत सॉल्व करते हुए आप लोगों को सिखाते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आप लोग जो कुछ पिछली कन्फ्यूजन हो। क्योंकि अगर एक चरवाहे रैखिक समीकरण को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे या एक चरवाहे रैखिक समीकरण को सॉल्व करना नहीं सीखे रहेंगे, तो आप दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सॉल्व करने में आप लोग प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक चरवाहे रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा बहुत उसको हम रिवाइज करते हैं तब आगे बढ़ें। क्योंकि आपके सिलेबस में जो है क्लास 9th में एक चरवाहे रैखिक समीकरण नहीं है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण है। एक चरवाहे रैखिक समीकरण तो आप लोग क्लास 8th 7th 6th में पढ़े हैं ना, तो इसलिए अब वो नहीं रहेगा, वो तो पिछली क्लास की चीज़ें थी। अब यहाँ पर जो है हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन दो चरवाहे रैखिक समीकरण सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक चरवाहे रैखिक समीकरण जो है सॉल्व करना आना बहुत ज़रूरी है। अगर एक चरवाहे रैखिक समीकरण आप लोग बच्चे सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सॉल्व करने में आप लोग बहुत सी प्रॉब्लम होगी। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पहले एक चरवाहे रैखिक समीकरण को सॉल्व करना थोड़ा बहुत मैं सिखा दूँ, ताकि आप लोगों को अंदर जो भी कुछ कन्फ्यूजन हो दूर हो जाए। तो जैसे देखिए, हम एक चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग लेते हैं। पहले 1-2 दिन में जो बेसिक इस तरह से चीज़ें बतानी हैं हम बता करके अपने सिलेबस में आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा इस पर। जैसे देखिए, एक चरवाहे रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक, या इसे रेखी कहते हैं बेटा, रेखी समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस तरह से। अभी हम बताए हैं, जस्ट अभी बताए हैं कि एक चरवाहे रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। इसको फिर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं। ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही चर प्रयोग किया गया हो, ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही चर प्रयोग किया गया हो, और वो जो चर प्रयोग उसमें किया गया हो उसकी मैक्सिमम घात कितनी हो, एक हो, तो उस समीकरण को क्या कहते हैं, एक चरवाहे रैखिक समीकरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल x + 3 = 5, x + 3 = 5। इसको देखिए, क्या एक चरवाहे रैखिक समीकरण है। एक चरवाहे रैखिक समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए कि ऐसा समीकरण हो जिसमें सिर्फ एक चर प्रयोग किया गया हो। तो इसमें देखिए
एक चर प्रयोग किया गया है सिर्फ, यानी एक x प्रयोग किया गया और कोई ऐसा चर नहीं है, एक चर प्रयोग किया गया है। और क्या, जो चर प्रयोग किया गया है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यस पर कुछ घात नहीं लिखी गई है तब हम उसको क्या समझेंगे, उस पर घात कितनी है, 1 है। यानी जो चर प्रयोग किया गया है इसमें क्या, कौन सा चर प्रयोग किया गया है, यस प्रयोग किया गया है, तो यस की यहाँ मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है। तो इसलिए जो है ये समीकरण क्या है, एक चरवार रैखिक समीकरण है। अब एक चरवार रैखिक समीकरण हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पर सॉल्व करने का सेंस यही मैं बता रहा हूँ। इसमें जो वेरिएबल प्रयोग किया गया उसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। एक चरवार रैखिक समीकरण सॉल्व करने का सेंस यही है, जो उसमें चर प्रयोग किया गया है उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। जो वैल्यू फाइंड आउट होती है या जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वही समीकरण क्या कहलाता है, सलूशन कहलाता है, यानी हल कहलाता है। और जो हल निकल कर आता है उसकी वैल्यू, अगर हम जो यस वैल्यू निकल कर आएगी उसकी वैल्यू हम इस समीकरण अगर रखेंगे तो देखेंगे समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता है, समान होता है। अगर समीकरण का बायां पक्ष दायां पक्ष समान होता है, यस वो जो वैल्यू जो निकल कर आती है, तब हम क्या कहेंगे, यस की जो वैल्यू निकल कर आई है इस समीकरण क्या है, सलूशन है, यानी हल है। अगर यस की वैल्यू जो निकल कर आती है उस वैल्यू को इस समीकरण में पुट करने पर, यानी यस के पोजीशन पर रखने पर अगर बायां पक्ष दायां पक्ष समान नहीं हो रहा है तब हम क्या कहेंगे, यस को जो वैल्यू निकल कर आई है इस समीकरण का सलूशन नहीं है, यानी उसका हल नहीं है। अगर यस का मान जो निकाले हैं हम लोग उस मान से जो है बायां पक्ष दायां पक्ष समीकरण का जो संतुलन नहीं है, बायां पक्ष दायां पक्ष समान नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, जो यस वैल्यू निकाले हैं उस समीकरण का क्या है, सलूशन नहीं है, हल नहीं है। तो यही है। अब यहाँ पर हम यस की वैल्यू निकालेंगे। यस वैल्यू निकालने के लिए, यानी एक चरवार रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 3 तरीके हैं। आप लोग क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में सब तरीके आप पढ़े होंगे, लेकिन ये जो है चीज़ें हम फिर से रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पहला तरीका ये है क्या, प्रयत्न और त्रुटि विधि। पहला मेथड क्या है, प्रयत्न और त्रुटि विधि। लेकिन ध्यान दीजिए इस विधि का जो है हम लोग आमूल प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग जानना जरूरी है। और आप लोगों को जो है सर लोगों ने बताया, आप पिछली क्लास जो पढ़े हैं तो तमाम टीचरगण जो है बताए होंगे आप लोगों को, तो अगर नहीं बताए हैं तो हम बस को बताते चल रहा हूँ। यानी एक चरवार रैखिक समीकरण को पहला तरीका सॉल्व करने क्या होता है, प्रयत्न और त्रुटि विधि। प्रयत्न और त्रुटि विधि यानी पहला मेथड क्या होगा, पहला मेथड किससे सॉल्व करेंगे, प्रयत्न और त्रुटि विधि। प्रयत्न और त्रुटि विधि, इसी को हम लोग इंग्लिश में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड। प्यारे बच्चे समझ में आ रहा होगा। पहला मेथड क्या है, प्रयत्न और त्रुटि विधि, इसी की इंग्लिश क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन नॉन वेरिएबल को, यानी एक चरवार रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चे, आइए हम लोग उसको सीखते हैं। जैसे देखिए यही इक्वेशन हम ले रहे हैं, x + 3 = 5, इस इक्वेशन को हम लोग ले रहे हैं। अब इस इक्वेशन को जो है अब यहाँ हम प्रयत्न और त्रुटि विधि से सॉल्व करेंगे। प्रयत्न और त्रुटि विधि से सॉल्व करके यहाँ निकालेंगे कि x वैल्यू क्या होगी, और जो x वैल्यू निकल कर आएगी उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन रखेंगे। तो इक्वेशन जब रखेंगे देखेंगे बायां पक्ष दायां पक्ष समान होगा। अगर बायां पक्ष दायां पक्ष समान नहीं होगा तब जान लीजिए कि जो वैल्यू निकाले हम लोग गलत निकाले हैं, या इस इक्वेशन क्या होगा, यानी इस समीकरण का हल नहीं तब है, वो सलूशन नहीं है। तो आइए हम लोग प्रयत्न और त्रुटि विधि को कैसे हम सॉल्व करते हैं इसके माध्यम से इक्वेशन को, यानी एक चरवार रैखिक समीकरण को, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे प्रयत्न और त्रुटि विधि आप लोग देखिए जो लिखा गया है इसी से आप लोगों को अनुमान लग रहा होगा कि इसमें क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, और त्रुटि प्रयत्न प्रयास मतलब कि अपने आप अनुमान लगा करके हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू अपने से हम पुट करेंगे। जैसे देखिए x = कोई वैल्यू हम ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, x वैल्यू अपने से हम चूज कर रहे हैं और समीकरण रख रहे हैं। समीकरण रखेंगे, अगर जिस वैल्यू बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाएगी वही वैल्यू क्या कहेंगे, इस समीकरण क्या है, सलूशन है, हल है।
जैसे x इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं, 1 जब ले लेंगे तो x पोजीशन पर 1 रखेंगे, 1 + 3 इक्वल टू 5 है। अब दाएं पक्ष क्या है 5 है, अब बाएं पक्ष क्या होगा। अब यहाँ देखिए, अब मैं ये पिछली क्लास चीज़ें हैं, क्लास छोटी चीज़ों को क्लास जो है 8th और 7th 6th छोटी क्लासों की चीज़ें हैं, आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ क्या है, साइन जब सेम है, साइन जब सेम रहता है तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं लिखा है प्लस माना जाएगा, यानी साइन सेम है जुड़ जाएंगे। यानी 1 और 3 जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा बेटा यहाँ पर 4। और यहाँ क्या है 5 है, बाएं पक्ष 4 है और दाहिने पक्ष क्या है 5 है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या है समान नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 इस समीकरण का भी इस समीकरण का सलूशन नहीं है। यानी x इक्वल टू 1 जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं इस समीकरण का जो है सलूशन नहीं, हल नहीं है, हल नहीं है। तो और वैल्यू हम लोग देखते हैं, x इक्वल टू 2 ले लीजिए, x इक्वल टू 2 ले लेंगे, x इक्वल टू 2 लेंगे तब देखेंगे हम क्या करेंगे। x पोजीशन 2 रखिए, 2 + 3 राइट साइड में क्या है 5 है, 5 लिख दीजिए। अब 2 और 3 को जब ऐड करेंगे क्या होगा बेटा 5 होगा, 5 होगा। और इधर क्या होगा, इधर भी 5। अब इस कंडीशन क्या होगा, बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या होगा समान हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तब हम क्या कहेंगे, यानी x इक्वल 2 पर समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, x इक्वल टू 2 इस समीकरण क्या है सलूशन है, इस समीकरण क्या है हल है। क्योंकि x जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं x इक्वल टू इस समीकरण क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। तब क्या है x इक्वल टू 2 इस समीकरण क्या है सलूशन है, हल है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी अब x की इक्वल टू 2 के x इक्वल टू 2 जो वैल्यू हम ले रहे हैं, यानी x इक्वल टू 2 पर ही ये समीकरण बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। और कोई वैल्यू आप पुट करें किसी भी वैल्यू पर जो है समीकरण को बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं होगा। एक निश्चित मान के लिए, वो निश्चित मान क्या है x इक्वल टू 2, उसी पर समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। और किसी वैल्यू पर जो है बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं होगा। तो ये जो निश्चित वैल्यू हम लोग निकाले हैं x इक्वल टू 2 वही क्या है समीकरण का हल है। और हम पिछली क्लास में बताए थे, जब समीकरण हम बता रहे थे वहाँ मैं यही बता रहा था कि समीकरण जो है समीकरण में जो उसमें वेरिएबल प्रयोग किया जाता है, यानी जो चर प्रयोग किया जाता है उसके एक निश्चित वैल्यू के लिए, यानी उसके निश्चित मान के लिए, यानी उसके यूनिक वैल्यू के लिए, उसके अद्वितीय मान के लिए समीकरण सेटिस्फाई होता है। यानी एक निश्चित मान के लिए समीकरण सेटिस्फाई होता है और वेरिएबल के भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन जो है समीकरण सेटिस्फाई नहीं होता है। तो यही ये देखिए निकल कर आया है, x इक्वल टू 2 पर ही समीकरण सेटिस्फाई होगा। अब x इक्वल टू चाहे और जो वैल्यू रखिए आप, जितना वैल्यू रख दीजिए, किसी वैल्यू जो बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं होगा। आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू मैं 3 रख दे रहा हूँ, 3 रखिए, x इक्वल टू 3 जब रखेंगे 3 x पोजीशन 3 में रख रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइए। 3 + 3, अब इधर राइट साइड में क्या है 5 है, 5 है। अब 3 + 3 करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, अब इधर क्या आया 5 आया, यानी बाएं पक्ष में 6 और दाएं पक्ष में क्या है 5 आया। यानी इक्वेशन क्या है बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं है। जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं है तो यानी x इक्वल टू 3 जो है इस इक्वेशन क्या सलूशन नहीं हो सकता है, इसका हल नहीं हो सकता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, चाहे जितनी भी वैल्यू आप पुट करेंगे, किसी भी वैल्यू पर जो है समीकरण का मान जो है बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं होगा। सिर्फ किस पर होगा, x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 पर जो बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है वही क्या है समीकरण क्या है सलूशन है, हल है। तो जो इस विधि का हम लोग अनुमान विधि से वैल्यू पुट कर रहे हैं एक एक करके, यही विधि क्या कहलाती है प्रयत्न और त्रुटि विधि। इस विधि को हम क्या कहते हैं प्रयत्न और त्रुटि विधि, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड। ये विधि जो है अमूमन प्रयोग नहीं की जाती, क्योंकि ये विधि जो है इसमें टाइम लगता है कि कौन कौन वैल्यू हम पुट करें, अपने आप वैल्यू हम चूज करते हैं
तो टाइम लगता है और इससे क्या गलतियां भी हो जाती हैं। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्रयत्न और त्रुटि विधि। तो इसलिए इस विधि को हम लोग अमूमन प्रयोग में नहीं लाते हैं, लेकिन आप लोगों को जो है ये विधियाँ आना चाहिए। आपको जो है जो भी विधियां हैं सभी विधियों से आपको अवगत होना जरूरी है ना, इसलिए मैं सभी विधियों को बताते हुए चल रहा हूं। तो हमें उम्मीद है ये विधि आपको समझ जरूर आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ये विधि समझ में आए तो अगले इसके आगे हम जो है अगली विधि हम बताते हैं, अगला मेथड बताते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप हमसे ज़्यादा संख्या में जुड़िए। आप लोगों में विश्वास दिला रहा हूं, यहाँ से हम लोग बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और जो भी कुछ कमियां आप लोगों को लग रही हों, आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सुझाव दीजिए, उस कमी को हम लोग जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है मैथ क्लासेस चल रही हैं, हम लोग धीरे धीरे सभी क्लासेस चलाएँगे, साइंस इंग्लिश की जितनी भी क्लासें हैं सभी क्लासेस चलेंगी यहाँ पर। तो इसको नोट करिए, उसके बाद हम अगला मेथड बताते हैं। ये कौन विधि थी, प्रयत्न और त्रुटि विधि, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, इस विधि में हम क्या करते हैं कि x जो वैल्यू है, यानी जो भी चर है, चाहे x हो चाहे y चाहे z, जो भी चर रहेंगी उस चर के लिए हम लोग भिन्न भिन्न मान अपने आप चूज करेंगे और देखेंगे किस मान पर जो है समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। जिस मान पर समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाएगा वही क्या होगा, इस समीकरण का उस समीकरण क्या होगा, सलूशन होगा, हल होगा। तो जैसे यहाँ पर x इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू पर जो है देख रहे हैं समीकरण बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, यानी x इक्वल टू को वैल्यू हम लोग निकाले हैं जिस पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, वही क्या होगा, x इक्वल टू इस समीकरण क्या है, सलूशन है, हल है। यही इस तरह से यही जो है समीकरण को सॉल्व करने का यही मेथड है। और जो कहते हैं कि समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, समीकरण सॉल्व करने का सेंस ये वही है, तो वहाँ पर जो चर प्रयोग किया गया उसकी वैल्यू आपको निकालना है, और जो वैल्यू निकालेंगे उस वैल्यू को जब समीकरण में आप रखेंगे तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, जो वैल्यू निकल के आए है वो समीकरण क्या है, हल है, सलूशन है। तो इसको आप नोट करिए, अगला मेथड हम बताते हैं। अगला मेथड देखिए, जैसे इसको नोट कर लिए होंगे आप सब। अब अगला मेथड हम बता रहे हैं। अगला मेथड क्या है, ट्रांसपोज मेथड, जिसको हम लोग पक्षांतर विधि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी विधि को हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं सॉल्व करने के लिए। इस विधि से जो है हमको इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और कोई गलतियां भी नहीं होती हैं और आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ट्रांसपोज मेथड यानी पक्षांतर विधि। दूसरा मेथड क्या है, पक्षांतर विधि। पक्षांतर पक्षांतर विधि, इसी का इंग्लिश क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड, ट्रांसपोज मेथड यानी पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि से कैसे हम लोग एक चरवाहा रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे, आइए इसको हम देखते हैं। जैसे हम यही इक्वेशन ले रहे हैं, x + 3 = 5, x + 3 = 5। अब यहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे इस विधि को, थोड़ा गौर से आप समझिए। अब यहाँ हमको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने यानी हल करना है, उसका सेंस क्या है कि उसमें जो चर प्रयोग किया है उसी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। एक चरवाहा रैखिक समीकरण को हल करने का मतलब ये है, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का यहाँ पर सेंस यही है कि एक चरवाहा रैखिक समीकरण को जब हल करेंगे तो उसका सेंस यहाँ पे ये है कि उसमें जो चर प्रयोग किया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो अभी पक्षांतर विधि में हम जो है वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे,
इन ट्रांसपोज मेथड वैल्यू को हम लोग यस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पक्षांतर मेथड हम क्या करते हैं, वेरिएबल की एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। वेरिएबल यानी चर को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट मतलब जो गिनती दी गई है, अंक दिए गए हैं, डिजिट दिए गए हैं, उसको हम एक तरफ करते हैं। जैसे देखिए हम यस को यहीं रहने देंगे, अब हम कांस्टेंट इधर ले आएंगे। जब इधर +3 है, जब बराबर इधर आएगा तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। इधर प्लस साइन है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस साइन में हो जाएगा, यानी उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल हो जाएगा। यहाँ 5 है, अभी +3 है तो इधर आया क्या होगा, -3 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर +5 है और यहाँ क्या है, -3 है। जब अब एक सब पिछली क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे, अब नहीं पढ़े होंगे तो हम बता रहे हैं। जब साइन अपोजिट रहता है, साइन जब अपोजिट रहता है, यानी एक प्लस है एक माइनस है, साइन अपोजिट है, तब उस कंडीशन हम क्या करते हैं बेटा कि बड़े वाले पद में से छोटे वाले पद को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। यानी बड़े वाले पद में से छोटे वाले पद को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और जो वैल्यू निकल कर आती है घटाने के बाद, उसके साथ हम साइन उसका क्या लिखते हैं, बड़े वाले पद साइन लिखते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, और यहाँ देखिए, यहाँ पर साइन क्या है, अपोजिट है। यहाँ +5 है और यहाँ -3 है, यानी साइन अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस। तो बड़े वाले में से छोटा पद घटाएंगे, बड़ा वाला पद क्या है 5 में से छोटा पद क्या है 3 है, 3 घटाएंगे क्या आएगा 2 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। 2 साथ जो है साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस ये आप लिखिए, यहाँ चाहे ना लिखिए, माना जाएगा प्लस है यहाँ पर। तो यानी एक्स जो वैल्यू निकल कर आई है ये 2, एक्स को जो वैल्यू निकल कर आई है यही 2 निकल कर आई है। यही एक्स वैल्यू जो 2 निकल कर आई है, इस इक्वेशन क्या है, इस एक्स इक्वल टू जो वैल्यू निकल कर आई है, इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है। यानी इस समीकरण का क्या है, हल है। अगर आप जो है आंसर अपना चेक करना चाह रहे हो, क्या मेरा आंसर सही है गलत है, तो अब तब उसके लिए क्या करेंगे, यू एक्स जो वैल्यू निकल कर आई है इस समीकरण में आप रख देंगे एक्स पोजीशन पे। अगर देखेंगे बाएं पर दाएं पर समान हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे, हमारी वैल्यू सही है एक्स की। यानी तब जो एक्स मान निकल कर आया है वो क्या है, उस समीकरण क्या है, हल है, यानी सोल्यूशन है। अगर एक्स इक्वल टू 2 जो निकल कर आया है उसको जो है समीकरण रखने पर बाएं पर दाएं पर समीकरण समान नहीं हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे, एक्स इक्वल टू 2 जो है इस समीकरण का हल नहीं है, यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो आइए जो है आंसर की अपनी जाँच कर लीजिए। जैसे देखिए, आंसर जब जाँच करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स +3 इक्वल टू 5 है, यही इक्वेशन दिया गया है। अब एक्स पोजीशन 2 वैल्यू रखेंगे, एक्स इक्वल टू निकाले हैं ना, तो यही वैल्यू हम रखेंगे। जैसे देखिए, तब एक्स पोजीशन हम 2 रख रहे हैं, फिर क्या रखेंगे, फिर यहाँ +3 पहले से रहने दीजिए, इक्वल टू 5। अब देखिए, अब साइन यहाँ सेम है, यहाँ कुछ साइन नहीं लिखा गया, प्लस माना जाएगा, +2 +3, यानी साइन सेम है। तो साइन जब सेम रहता है जुड़ जाता है, और साइन जब अपोजिट रहता है तो घट जाता है। साइन जब सेम रहेगा जुड़ जाएगा, साइन हम वही लिखेंगे जो आएगा जोड़ने पर। अब साइन जब अपोजिट रहता है तो बड़े वाले पद छोटा पद हम घटा देते हैं, और जो आता है उसके साथ हम साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का लिखते हैं। अब यहाँ साइन सेम है, जुड़ जाएगा, यानी प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है। 2 और 3 जब जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। अब साइन किसका लिखेंगे, प्लस का ही, वही जो साइन है वही लिखेंगे। अब प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, माना जाएगा। इधर भी 5 इधर भी 5, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या है, समान है। यानी लेफ्ट हैंड साइड LH, यानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या है, समान है। तब हम क्या कहेंगे, एक्स इक्वल टू 2 जो है इस वैल्यू जो निकल कर आई है, इस समीकरण क्या है, सोल्यूशन है, हल है। इसको आप नोट करिए। एक एग्जाम्पल हम लोग, एक आध एग्जाम्पल और हम लोग देख रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नोट करिए प्यारे बच्चों इसको। इसे नोट कर लीजिए। ये पक्षांतर विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसी मेथड का हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं। और जो पहला मेथड मैं बताया हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड, इस मेथड को तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो जानते नहीं होंगे या नहीं पढ़े होंगे वो लोग, लेकिन उसको, उस विधि को भी आप जानते रहिए, लेकिन उसका अमूमन हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। आज और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना ये भी कमेंट कर बताइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप लोग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, हम जो कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो ज़रूर बताइए, तो उसको हम ज़रूर जो है समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी सलूशन देंगे आप लोग हम सोचेंगे किस तरह से जो है आप लोग समझाया जाए कि आप समझ में आए। इसको आप नोट कर चुके होंगे, तो आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले करके इसको और क्लियर कर लेते हैं। आइए जैसे देखते हैं और कोई एग्जाम्पल। एक्स प्लस 4 इक्वल टू 9। जैसे कोई एग्जाम्पल है एक्स प्लस 4 इक्वल टू 9 है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। अब सॉल्व करने के सेंस मैं यही बार बार बता रहा हूँ, उसमें जो चर प्रयोग किया है उसी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्स वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे देखिए अब हम इसी विधि पक्षांतर विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म मेथड से। तो अब हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, क्या मैं बताया हूँ कि वेरिएबल एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। वेरिएबल इसमें क्या है एक्स को एक तरफ रहने दीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाइए। जैसे हम एक्स यहीं रहने दे रहे हैं और इधर प्लस 4 है, जब बराबर के इधर आए क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, यानी 9 है पहले से और यहाँ -4 हो जाएगा। अब एक्स इक्वल टू हम क्या यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ मैं बता रहा हूँ कि साइन अपोजिट हो गया। अब यह +9 है और -4 है, अब साइन अपोजिट हो गया। जब साइन अपोजिट हो जाता है तब उस कंडीशन हम क्या करते हैं, बड़े वाले पद में छोटा पद हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद लिखते हैं। 9 में 4 जब घटाएँ कितना आएगा, 5 आएगा और साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, प्लस है, प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए हम माना जाएगा। यानी एक्स जो वैल्यू निकल का आई है 5, एक्स जो वैल्यू निकल का आई 5, यही इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है, हल है। अगर आपको चेक करना है क्या ये मैं वैल्यू जो निकाला हूँ क्या ये सही है गलत है, यानी इस समीकरण का सलूशन है कि नहीं है, सही है गलत है, तब हम क्या बताया हूँ इस वैल्यू को जो एक्स वैल्यू निकल कर आई है उसकी वैल्यू जो है आप समीकरण में रख दीजिए। यानी एक्स पोजीशन पे 5 आप पुट कर दीजिए। 5 आप जब रखेंगे इस पोजीशन पे तो आप देखेंगे बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या होगा, समान होगा। जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा तब हम क्या समझेंगे कि जो आंसर हमारा निकल का है एक्स इक्वल टू 5 ये जो है सही है, यानी इस समीकरण क्या है, सलूशन है। आइए हम अपने आंसर की जाँच कर लेते हैं। जैसे देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 9 है। अब यहाँ पे एक्स पोजीशन क्या रखेंगे बेटा, 5 रखेंगे। एक्स पोजीशन 5 में रखा, यहाँ +4 पहले से है, यहाँ क्या होगा 9। अब देखिए साइन जो है सेम है, यहाँ पे +5 यहाँ +4 है। जब साइन सेम रहता है बेटा, तब मैं बार बार बता रहा हूँ जब साइन सेम रहता है जुड़ जाता है, लेकिन साइन वही रहता है। लेकिन जब साइन अपोजिट रहता है यानी एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, तो बड़े वाले पद में छोटा पद हम घटा देते हैं, साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। तो अब यहाँ साइन सेम है जुड़ जाएगा, लेकिन हम साइन वही लिखेंगे। जैसे 5 में 4 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। साइन हम वही लिखेंगे प्लस का, प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए माना जाता है। यहाँ क्या है 9 इक्वल टू 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे एक्स इक्वल टू जो 5 निकल का आए है वैल्यू, इस समीकरण क्या है, सलूशन है, हल है। अगर एक्स इक्वल टू 5 रखने पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं होता तब हम क्या कहते हैं, एक्स इक्वल टू जो 5 वैल्यू निकल का आई है इस समीकरण का हल नहीं है, यानी सलूशन नहीं है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। बाएं पक्ष इसी की हिंदी बाएं पक्ष बोलते हैं, बाएं पक्ष। बाएं पक्ष। अब इधर क्या है, ये दाएं पक्ष है, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष, दायां पक्ष है इस तरह से।
इसको आप नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है जो है आप लोग समझ ज़रूर आया होगा। इसको नोट कर लीजिए। एक मेथड और उसको मैं बता देता हूँ ताकि ये जो है एक चरवाहा रैखिक समीकरण हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये समाप्त हो जाए। तब हम दो चरवाहा रैखिक समीकरण पर हम आ जाए, यानी जो हमारे सिलेबस में है, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो हमारे सिलेबस में है उस पर हम आ जाएँ, दो चरवाहा रैखिक समीकरण पर आ जाएँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एक चरवाहा रैखिक समीकरण को यहाँ बताने का हमारा यही पर्पस था ताकि आप लोगों के अंदर जो भी कन्फ्यूजन रही, आप लोग क्लास 8th में 6th में 7th में यानी पिछली क्लासों में आप पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, तो हो सकता है कुछ लोगों को बच्चों को नहीं आ रहा होगा। तो जिनको नहीं आ रहा उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं पीछे वाली चीज़ जो है रिवाइज कर दिया ताकि आप लोग जो है जो भी चीज़ें आप कन्फ्यूज हो रही होती हैं वो फिर जो है दूर हो जाए, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो अब हम लोग अगला मेथड पढ़ ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्रगुणन विधि। जैसे देखिए अगला मेथड हम अगला मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे यानी वज्रगुणन विधि। तीसरा मेथड क्या है, वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि कैसे सॉल्व करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे x+3 पूरे का पान, जैसे देखिए x+5 है इस तरह से, इक्वल टू जैसे 4/3 जैसे इस तरह से है। अब यहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वज्रगुणन विधि यानी तिरछा गुणा करना, तीर्य गुणा करना, इसका इसमें इसका इसमें इस तरह से। जैसे देखिए जैसे 3 का मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, 3x + 9 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में इधर किया, 3 मल्टीप्लाई जब 3 मल्टीप्लाई जब 3x आया, 3 मल्टीप्लाई जब 3 का 9 आया। अब 4 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x आएगा, इक्वल टू किधर 4x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। जैसे देखिए 3 मल्टीप्लाई x किया मैंने, 3x हुआ। अब साइन मल्टीप्लाई फिर कर लीजिए, प्लस इंटू प्लस करेंगे प्लस आया, 3 मल्टीप्लाई 3 करें 9 आया, प्लस इंटू प्लस करें प्लस आया। इसी तरह जैसे 4 मल्टीप्लाई x करें तो 4x आया, 4 मल्टीप्लाई 5 करें तो 20 आया, प्लस इंटू प्लस जब करेंगे प्लस आया, इस तरह से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर 3x इधर है, 4x इधर ले आइए, अब इधर प्लस 4x इधर आया क्या हो जाएगा -4x, इक्वल टू क्या होगा 20। अब इधर प्लस 9 है तो इधर आया क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। इस तरह से साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ साइन अपोजिट है, तब बड़े वाले पद छोटा पद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साइन अपोजिट है लेकिन वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल सेम रहेगा तो जुड़ घट जाएगा, लेकिन साइन यहाँ अपोजिट है। साइन जब अपोजिट से बड़े वाले पद छोटा पद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का, यानी 4x की बड़ा पद है, 3x छोटा पद है। 4x में 3x जब निकालेंगे क्या आएगा, 1x आएगा, 1x लिखिए चाहे x लिखिए। अब साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद साइन क्या है माइनस लिखेंगे। इसी तरह जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ साइन क्या है अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, बड़े वाले पद में छोटा पद हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बड़ा पद क्या है 20 है, 20 में 9 जब घटाएंगे क्या आएगा 11 आएगा। तो बड़े वाले पद साइन लिखेंगे, बड़े वाले पद साइन क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए माना जाएगा।
अब देखिए माइनस एक्स इक्वल टू कितना आया, 11 आया। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, जैसे देखिए अब दोनों पक्षों हम जैसे माइनस से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। माइनस अगर डिवाइड करेंगे तो इधर यहाँ माइनस जब डिवाइड करें तो माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस जब डिवाइड करेंगे तो प्लस में माइनस जब डिवाइड करें तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, यानी इधर माइनस कैंसिल हो गया। माइनस जब डिवाइड करें माइनस कैंसिल हो, यानी एस इक्वल टू क्या है, 11 आया। एस इक्वल टू 11 आया। एस इक्वल टू 11 जो आया है वही क्या है, इस समीकरण क्या है, सोल्यूशन है, हल है। अगर ये वैल्यू जो है पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो देखेंगे बाएं पास दाएं पास क्या होगा, समान होगा। जैसे आप पुट कर देख लीजिए, एक्स प्लस 3 अपान एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 4/3 है। आप एक्स पोजीशन क्या रखेंगे, 11 रख दीजिए। 11 प्लस 3 पूरे का अपान क्या है, 11 प्लस 5। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, राइट साइड क्या है, 4/3 है। अब 11 में 3 जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 14, और यहाँ क्या होगा, 16 होगा। तो अब जैसे देखिए 4/3, अब यहाँ देखिए हाँ जैसे देखिए अब यहाँ देखिए बाएं पास दाएं पास समान नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग वैल्यू जो निकाले हैं कहीं गलत निकाले हैं। बाएं पास दाएं पास समान नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, वैल्यू जो है कहीं गलत निकाले हैं। तो इसको जो है वैल्यू हम लोग फिर से निकाल लेंगे। तो फिर आज हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ से हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। अब इसको जो है आप लोग फिर सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं सॉल्व करेंगे तो हम फिर अगली क्लास में सॉल्व करके उसको दिखा देंगे। तो आज फिर यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।